कराची के बहुत पुराने मुतवस्सित तबके के रिहायशी इलाके में दो मंजिला मलिक हाउस में अब दूसरी पीढ़ी अपनी ज़िंदगी के माहौसाल गुजार रही थी। मलिक हाउस दो भाइयों बख्तावर मलिक और सहावत मलिक की मुश्तरका मलकियत था। बख्तावर मलिक बड़े थे और उनके दो बच्चे थे, एक बेटा नवीन मलिक और बेटी शाजिया मलिक, जबकि छोटे भाई सहावत मलिक के चार बच्चे थे। बड़ा बेटा असवन, उससे छोटी असमत, फिर यावर और सबसे छोटी बेटी तलत। बख्तावर मलिक और उनकी जोजा अपनी बेटी शाजिया की शादी के बाद ही यके बाद दीगरे इस सारे फानी से कूच कर गए थे। और फिर उनके बाद उनका इकलौता बेटा नवीन मलिक भी भरी जवानी में इस दुनिया को अलविदा कह गया। सहावत मलिक के गुजर जाने के बाद अब मलिक हाउस की पहली पीढ़ी में से सिर्फ सहावत मलिक की सोजा दस्तगीर बेगम ही इस घर में सबसे बड़ी थी, जो अपने दोनों बेटों असवन और यावर के साथ यहाँ मुकीम थी। मलिक हाउस में आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा मामूल की बात थी, क्योंकि असवन मलिक को कारोबार में नुकसान हो रहा था और यावर मलिक मामूली मुलाजमत करता था। घर में कमाने वाले दो और खाने वाले ज़्यादा थे, मगर यहाँ माली परेशानी के अलावा और भी बहुत मसले मसाइल थे। और अब इस वक्त भी लॉन से थोड़ा आगे इस कमरे से उभरती आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थीं। आज छुट्टी के दिन सुबह से लगा ये तमाशा रात किए तक जारी था। ये असफन और रूबी का कमरा था। रूबी के जहेज में आया लकड़ी का बेड, संघार मेज़ और एक अदद छोटा सा पलंग इस कमरे में रखे गए थे। इस कमरे के वस में यावर गुस्से में बिफरा खड़ा बेड पर बैठे असफन मलिक को अपने दोपहर को लिए गए फैसले से आगाह कर रहा था। बेड के एक किनारे पर रूबी अपने जबड़ों को सख्ती से बेबस किए अपने गम और गुस्से पर सब्र की अक्कासी कर रही थी, जबकि 3 साला दुर्रान असवंत के घुटनों के पास बेड पर और 2 साला बुरहान पलंग पर सो रहा था। तुम दुरान को गोद लेना चाहते हो? ये क्या बात हुई? दुरान नवीन भाई का बेटा है, हमारे खानदान का खून है। फिर उसको गोद लेने की क्या तुक बनती है? सब उसका ख्याल रखते तो हैं। असवंत मलिक की पेशानी पर यावर की बात को लेकर अनगिनत नासमझी के शिकन नुमादार हुए। यावर मलिक दुरान को कानूनी तौर पर गोद लेना चाहता था। भाई बस करें। क्या हाँ ख्याल रखते हैं? कोई ध्यान नहीं देता इस पर। कपड़ों के नाम पर निकर, और ना कोई मुंह धुलाए ना कुछ। काम वाली आए तो नहला दे, नहीं तो हफ्ता भर ऐसे ही गंदा फिरता है बेचारा। यावर ने बाजू को लंबा ताने हाथ के इशारे से असवंत की तवज्जो दुरान की तरफ दिलाई। असवद ने गर्दन को हल्का साम दिया। वो मासूम शहजादों से सूरत वाला बदनसीब बच्चा उस वक्त पुरानी सी फटी निकर पहने सो रहा था। कराची में आजकल रात को हुनकी बढ़ जाती थी, लेकिन किसी को ये सहमत नहीं होती थी कि रात के वक्त ही उसे शर्ट पहना दी जाए। आए दिन दुरान पर पर्दे जुल्म यावर के बर्दाश्त से वाहिद थे। वो 1 साल से यही सब कुछ देख और बर्दाश्त कर रहा था। यावर की गोद लेने वाली बात पर रूबी को दोपहर से ही परेशानी लाक थी, क्योंकि अगर यावर इस मामले में संजीदा हो गया तो क्या उसकी बहन को दुरान को गोद लेना पड़ेगा। वो तुनक कर आगे हुई। यावर ज़्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सोनी क्या नई नवेली दुल्हन आकर इसको संभालने में लग जाएगी। रूबी ने नरूठे लहजे में शिकवा किया। सोनी और यावर की 3 साल पहले पसंदीदी की बिना पर निस्बत तय हुई थी। ये पसंदीदगी रूबी और असवंत की शादी से ही शुरू हुई थी, और फिर बात इतनी बड़ी कि यावर की जिद पर सबको रूबी की बहन सोनिया का रिश्ता यावर के लिए लेना पड़ा। लेकिन अब जब शादी करीब आने वाली थी तो यावर की ये बात कि वो दुरान को अपना नाम देकर अपना बेटा बनाएगा, किसी तौर पर रूबी को हजम नहीं थी। हाँ, सोनी संभालेगी। जाहिर सी बात है भाभी। मैं जब इसे गोद लूंगा, अपना नाम दूंगा, तो मेरी बीवी को इसे कबूल करना होगा। यावर मलिक ने कंधे उचकाए और अपने फैसले को अटल करार दिया। सोनी नहीं करेगी ये सब। रूबी ने नाक फुलाकर यावर से कहा और गुस्से से असवंत मलिक की तरफ पलटी। अस्वी मेरी बात सुने। यावर बात को फजूल में बढ़ावा दे रहा है। हम सब दुरान का जितना हो सकता है ख्याल रखते हैं। अब अपने भी 100 काम होते हैं, 100 पखेड़े होते हैं। इसको गोद में उठाए उठाए तो नहीं फिर सकते। रूबी ने माथे पर शिकन की तादाद बढ़ाते हुए ढोर को सफाई पेश की। करती भी क्यों ना, दुरान को लाने वाला और यहाँ रखने पर बाधित होने वाला असवंत मलिक ही तो था। उठाए उठाए फिरने का कौन कह रहा है आपसे भाभी? उन 100 कामों और 100 बखेड़ों में आप बुरहान और अजमत बाजी फाइका का है ध्यान रखती हैं ना? तो इसे क्यों भूल जाते हैं आप सब? शावर का पारा तो आज किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो ऐसा ही था, डट जाने वाला, उलट जाने वाला। उसका मुंह बोलता सबूत सोनी थी, जिसके लिए दस्तगीर बेगम किसी सूरत नहीं मान रही थी, और फिर यावर की जिद के आगे हार माननी पड़ी। तुम घर होते हो जो तुम्हें पता हो हम कितना ध्यान रखते हैं या कितना नहीं। रूबी ने नाक चढ़ाकर तुर्की व तुर्की जवाब दिया। भाभी मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ आपसे। यावर ने नजरें चुराई। तुम बात भी गलत कर रहे हो।
सोनी हरगिज आते ही एक 3 साल के बच्चे की माँ नहीं बनेगी। मेरी बहन कोई गिरी पड़ी है जो यूं उसके सर पर बच्चा मुसलत करोगे। रूबी ने हाथ हवा में घुमाए फैसला सुनाया। ठीक है, मत बने दुरान की माँ, फिर मेरी बीवी भी नहीं बनेगी। यावर की दो टोक लहजे में कहे गए जुमले पर असवंत और रूबी एक साथ दम बहुत रह गए। यावर बकवास बंद करो। सोनी को तुम यूं फजूल की बात पर छोड़ दोगे क्या? दुरान नवीन भाई का बेटा है। वो हमारे चचाजाद थे। इस लिहाज से अब दुरान की जिम्मेदारी हम सब पर है ना, ना कि सिर्फ तुम पर। असवंत मलिक की रोबदार गरज पर भी यावर की पलक तक नहीं झपकी। भाई, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसे गोद ना लूं, तो फिर मेरी एक बात माने। दुरान को शाजिया आपा के पास भेज दें। वो सगी फूफो हैं उसकी, शायद वो ही। यावर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी अगली शर्त से आगाह किया। असफन उसकी इस बात पर सटपटाकर सीधा हुआ। चेहरे पर गुस्से के आसार एकदम से बढ़े। हाँ, ताकि वो ताया की बाकी बची कुची जायदाद भी दौरान के बहाने हमसे ले उड़े, है ना? और कहेगी नवीन का बच्चा पाल रही हूँ, तो उसके हिस्से की जायदाद भी लूंगी। असफन मलिक ने दांत पीसते हुए उसे नवीन की बहन शाजिया के इरादों से आगाह किया। लालच में आप सब एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ नहीं भाई। आपको नहीं पता वो कितनी मार खाता है सारा दिन। श्यामा ने चीखते हुए कहा और उसके लिए निगाह रूबी पर डाली। तस्वीर ये बदतमीज इतना है क्या करे। बुरहान और फाइका को मारता है, गन डालता है। अब बुरहान भी तो है, इससे छोटा है पर मजाल है कुछ उल्टा सीधा करे। और ये तो आफत का परकाला है। जब इतने उल्ट पुल्ट काम करेगा तो जाहिर सी बात है मार भी खाएगा। इसकी जगह बुरहान या फाइका हूँ तो वो भी इतनी ही मार खाएंगे। रूबी ने तुरंत मिजाजी से जवाब दिया। भाभी, आप तो चुप ही करें बस। यावर ने हाथ सीधा खड़ा करते हुए रूबी को बोलने से रोका। एक मिनट चुप करो तुम दोनों। ये तल्लत क्या करती रहती है सारा दिन? उसको बुलाओ जरा। रूबी, बुलाना जरा उसे। असफर ने तल्लत का पूछा और साथ ही रूबी को सिलाने का इशारा किया। रूबी एक खून आशाम निगाह शावर पर डालती और मुंह में बुड़बुड़ाती बाहर निकली। शावर नाक फुलाकर असवन की तरफ मुतवज्जा हुआ। भाई, तल्लत ने क्या करना है? वो भी काहे पकाहे इस कार्य अजीम में अपना हिस्सा डालती है। जब दिल चाहता है मारती है। शावर ने सर हवा में मारते हुए तल्लत के बारे में असवन को आगाही दी। जी भाई। तल्लत ने दरवाजे पर हाथ रख के तीखी सी आवाज से पूछा। ऊंचे से कमीज शलवार में खुले बाल छोड़े, जदीद से फैशन से लेस 20 साल तल्लुत हैरत से कमरे के गर्म माहौल को देखते हुए अंदर दाखिल हुई। रूबी भी उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई। तल्लत, तुम भी दौरान को मारती हो? अफसोस हुआ मुझे ये जानकर। मतलब यहाँ इस घर में अनपढ़ और पढ़े लिखे सब बराबर हैं। असवन ने तासुब से आंखें फैलाई। भाई मैं कब मारती हूँ दुरान को। तल्लत साफ मुकरते हुए अब शावर को घूर रही थी। शावर से तो उसकी एक पल के लिए भी नहीं बनती थी। झूठ मत बोलो तुम, याद करो। वो परसों कैसे मार रही थी तुम इसे? शावर ने कमर पर हाथ रख के सर को हिलाते हुए उसे याद दहानी करवाई, जो मुकम्मल तौर पर भूले खड़ी थी। वो उस दिन तो इससे मेरी इतनी महंगी क्रीम सारी अपनी टांगों पर लगाकर जाया करती थी, तो मैंने थोड़ी सी सजा दी थी बस। तलत ने असवन की तरफ देखते हुए बेचारगी से अपनी सफाई दी। थोड़ी सी सजा? ओ मेरे खुदा, किस कदर झूठी है ये लड़की। भाई, इसने पता है क्या हरकत की थी? दुरान को बालों से पकड़कर उसकी गाल पर थप्पड़ मार रही थी। शावर ने उसके झूठ पर अपने सर को दोनों हाथों में जकड़ लिया। भाई मैं हल्की फुल्की चिपट लगा रही थी, मैं सिर्फ डरा रही थी उसे, जोर से कब मार रही थी। तलत ने फिर से सफाई दी। हाँ, थप्पड़ की आवाज़ मुझे इसीलिए लॉन्च में भी सुनाई देगी। शावर ने चीखते हुए उसकी आंखों में आंखें डाली। तल्लत, तुमसे ये तवक्का नहीं थी। कम से कम तुम तो दुरान की देखभाल कर सकती हो ना। असफर ने तासुब से सर हिलाते हुए कहा। भाई मैं कहाँ कर सकती हूँ, कॉलेज से आती हूँ तो इतनी थकी होती हूँ, और शाम को असमत बाजी और भाभी ने सारे काम मेरे सर पर डाल दिए हैं। तलत ने नाक भींचे इस जिम्मेदारी से हाथ खड़े किए। तलत के सफ़ेद झूठ पर रूबी का मुंह पूरा खुल गया। वो जो अभी तक भाई और बहन की लड़ाई में दिल ही दिल में हंस रही थी, सुनक कर आगे हुई। बस करो तलत, तुम तो कॉलेज से आकर कमरे में ऐसी बंद होती हो कि पूछो मत। काम तो फिर दूर की बात है। रूबी ने हाथ नचाते हुए उससे आईना दिखाया। चुप करो तुम लोग, खुदा का वास्ता चुप करो। असवन ने झुंझलाकर दोनों हाथ ऊपर उठाए। रूबी और तलत ने जबरदस्ती लब खींचे और सांस अंदर खींचती सबसे सीधी हुई। तल्लत, कल से तुम घर की कोई काम नहीं करोगी। तुम दुरान को संभालोगी सिर्फ। असवन ने इनकिश्त उंगली तान कर गुमसा देखिया। भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत शरारती है। तलत ने उश्कीन निगाहों से दुरान को घूरते हुए साफ इनकार किया। बच्चे शरारती ही होते हैं। वो बच्चा है, सिर्फ 3 साल का है। अभी ना समझ है। असवन ने हैरत से पेशाने पर उफ की शिकन उभारे।
ये बात इनकी मोटी अकलों में जाए तब ना भाई। आपको जो करना है करें, लेकिन मेरा फैसला अटल है, मैं दुरान को लीगली तौर पर गोद मिलूँगा। रावण की सुई वहीं अटकी थी, वो डटा हुआ था अपने फैसले पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम मेड रख लेते हैं, मिलकर दुरान के लिए। असवन ने अगला हाल पेश किया। रूबी का मुंह खुल गया। आंखें और लब एक साथ सुकेरती वो असवन की तरफ बढ़ी। वाह, बहुत खूब कही। इतनी ही कोई लॉटरी निकल आई है तो बीवी के काम के लिए रख दे। मेड, ये नवाबजादा बहुत अजीज है आपको जो इसके लिए रखेंगे। रूबी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। कुछ नहीं हो सकता यहाँ, कुछ नहीं हो सकता। रावण ने कमर पर धरे हाथ अफसोस से हवा में उठाए। दस्तगीर बेगम आहिस्ता आहिस्ता चलती छड़ी के सहारे कमरे के दरवाजे में आई। वो कब से लौंज की पलंग पर करवट बदल रही थी, लेकिन कमरे का शोर कहाँ सोने दे रहा था। उन सब में फ़क़्त असमत नहीं थी, क्योंकि वो रात को फ़ाइका को लेकर ऊपर चली जाती थी। "अस्फ़ी, मैं कहे देती हूँ, पहली फ़ुर्सत में बच्चे की सुन्नत पूरी करवाओ पहले। उस अंग्रेज़ बुड्ढी को तो इस्लाम का कुछ पता नहीं था। तुम लोगों को तो है, प्लीत कहीं का। कभी किसी बर्तन को छूता, कभी कहाँ, कभी कहाँ।" दस्तगीर बेगम का एक डेढ़ साल से वही राग था। आज भी वो उसी बात को दोहरा रही थी। दुरान जब इस घर आया था 1.5 साल का था। आजकल करते वो 3 साल का होने को आया था, मगर वक्त नहीं मिला था किसी को। शावर पढ़ाई के लिए पंजाब में था। दस्तगीर बेगम के अपने ही मसले थे। एक तो उन्हें दुरान अंग्रेज माँ का बेटा होने की वजह से खलता रहता था, ऊपर से उनको दुरान के नवीन का खून होने पर भी शक था। यावर, इसे ले जाते हैं आज डॉक्टर के पास। जसवंत ने दुरान के बालों में हाथ फेरते हुए शावर की तरफ देखा। मैं कर लूँगा भाई, बेफ़िक्र रहें। मैंने इसकी देखभाल के लिए छुट्टी ली है ऑफ़िस से। शावर ने तसल्ली दी। ठीक है, और तुम इसे गोद नहीं ले रहे हो। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। आज के बाद किसी ने भी दौरान को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असवन ने गर्दन घुमाकर सबको घूरते तनबीह किया। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मगर जानते थे यहाँ इस पर अमल मुश्किल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कमरे से जाने लगे थे। असद मलिक ने दुरहान को बेड पर से उठाया और एक तरफ लगे पलंग पर बुरहान के साथ लेटा दिया। वो एक निक्कर में मलबूस, फुले से कालो सफ़ेद रंगत और गहरी आंखों वाला दुरहान मलिक रोज़ अपनी ज़िंदगी के बदलते फैसलों से बेखबर सो रहा था। सुबह उठते ही उसको काम ही इतने होते थे। वो बोलता कम और खाता ज़्यादा था। वो हर वक्त किसी न किसी खोज में रहने वाला और मारपीट करने वाला बच्चा था। वो कितनी देर तक खामोश शक तक सोच में डूबे रहने वाला बच्चा था। किसी को देखता तो गहरी निगाहों से देखता था। वो टिकटिकी बांधे देखे ही जाता था। किचन से निकालो तो लाउंज में पड़ी अलमारियों के तराजू में सर घुसाया होता। वहां से हटाओ तो बुरहान को नीचे लिटाए उसके मुंह पर पंच मार रहा होता था। बुरहान को बचाओ तो फाइका के बाल खींच देता था। वैसे तो मासवाए असवद और यावर के मलिक हाउस में सबका नापसंदीदा फ़र्द था, मगर रूबी की नफ़रत उसके लिए इसलिए भी अजीब थी कि वो अक्सर रात को पलंग पर से उठकर असवद मलिक और उसके दरमियान में लेट जाता था। उसे इस बात से बेहद कोफ्त होती थी। ये हरकत अपने बच्चे की तो कोई भी माँ बआसानी बर्दाश्त कर लेती है, मगर दुरान की ये हरकत रूबी के तन बदन को जला देती थी। जैसे ही पार्क के गेट से अंदर कदम रखे और जोवीद की तलाश में निगाहें दौड़ाईं, आंखें सामने के मंजर को देखकर फटकर बाहर आईं। हल्के नीले रंग के लंबे फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे व दुपट्टा गले में स्कार्फ की सूरत डाले, वो पूरा मुंह खोले साकिन खड़ी थी। शाम हुई काफ़ी देर हो गई थी। मरियम के कहने पर वो जोवीद को लेने नीचे आई थी, मगर यहाँ जोवीद को दो बड़े लड़कों के साथ गुत्तम गुत्ता देखकर उसकी सांस अटक गई। दोनों लड़के पूरी तरह जोवीद को मार रहे थे। वो उससे उम्र में बड़े थे, इससे जोवीद की उनको मारने की हर कोशिश नाकाम थी। अरे अरे, छोड़ो मेरे भाई को, क्यों मार रहे हो? हाथ खड़ा किए वो दूर से ही ऊंची आवाज में चीखी और तकरीबन भागती हुई आगे बढ़ी। सामने लड़ाई तो बढ़ती ही जा रही थी। लड़कों ने उसे ना तो देखा था और ना ही सुना था। जोई तेज तेज भागती अपने और उनके दरमियान का फासला खत्म कर रही थी। वो निगाहें बिल्कुल सामने जोबीत पर कुछ यूं टिकी थी। दाएं बाएं का कोई होश नहीं था। उन दोनों में से एक लड़के ने जोबीत का गिरबान थामकर उसे जोर से जमीन पर पटका। जोई की दिलखराश चीख उभरी। छोड़ो इसे, शर्म नहीं आती? तुमसे छोटा है वो। वो फटी आवाज़ में चीखती हुई भाग रही थी। इससे पहले कि वो वहां पहुंचकर उन लड़कों पर झपटती, अचानक से वो एक तरफ से नुमादार हुआ। नीली पुरानी सी जीन्स और ग्रे टी शर्ट में मलबूस, और एक सेकंड के बाहरवें हिस्से में पता नहीं कैसे इतनी तेजी से उन लड़कों को पंच और टांगे मारी कि दोनों लड़के जो जोवीद को मार रहे थे अब जमीन पर अपने चेहरे और पेट पकड़े लोटपोट हो रहे थे। जोई उसकी पुश्त से ही उसे पहचान गई थी। वो वही बहरा लड़का था। जमीन पर लेटे लड़कों ने उठकर मसम्मत करने के बजाय पार्क के गेटों की तरफ दौड़ लगा दी। दोनों की आंखों में उस लड़के के लिए खौफ था। जोवीद
अब कपड़े झाड़ता और किरपान दुरुस्त करता बड़े सोम में मुस्कुरा रहा था। और फिर वो पलटा जिसने एक पल में दोनों लड़कों को ज़मीन बोस कर दिया था। इतनी जल्दी उसने ऐसा कैसा पंच मारा था कि दोनों हट्टे-कट्टे लड़के जो चौबीत को दबोच कर खड़े थे, एक साथ ज़मीन पर गिरे थे। वो अभी सेहरत से बाहर नहीं आई थी कि अगला धमाका तो उसे दंग कर गया। शुक्रिया दुरान भाई। चौबीत मुस्कुराता हुआ उस लड़के से कह रहा था और वो लब भींचे उससे हाथ मिला रहा था। क्या ये सुन सकता है? हैरत का शदीद तरीन झटका आंखें बिना झपके वो सामने चौबीत के साथ खड़े उस लड़के को देख रही थी। वो पलटा और शर्ट के पास दुरुस्त करता चौबीत के करीब हुआ। वही चेहरा जो उसके हुलिये से किसी तरह से भी मेल नहीं खाता था, वैसे ही भूरे सीधे बिखरे बाल, उदास आंखें। और वो बोला। क्या हुआ था? उसकी आवाज़ बिल्कुल उसकी शख्सियत से मेल खाती, हरी रोबदार बेसार खारे पानी जैसी खुरदरी। वो चौबीत से लड़कों के मारने की वजह पूछ रहा था और वो उसकी आवाज़ की पासकश में छकरी शशर खड़ी थी। भाई हमें खेलने नहीं देते ये लड़के यहाँ। कहते हैं वो कोने में जाओ, ज़्यादा जगह हम लेंगे। मुझे आज गुस्सा आ गया, मैं झगड़ पड़ा उनके साथ। चौबीत उससे अपने झगड़े की वजह बता रहा था। दोबारा कुछ कहें तो बताना मुझे। उसने चौबीत के कंधे पर हाथ रखकर बड़े वसक से कहा। चौबीत ने मुस्कुराकर खुशी से सर हिलाया और वो आगे बढ़ा और जोई से बेनियाज उसके करीब से सर झुकाए गुजर गया, जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। पल सिमट कर सुसरोई से चलने जैसा एहसास था। जोई हल्का सा मुंह खोले उसके चेहरे और पत्थर जैसी गहरी आंखों को देख रही थी, मगर वो गुजर गया। जोहित ने करीब आकर उसे हिलाया तो जैसे मुजस्सिम से मुहर्रिक हुई। ये सुन सकता है क्या? अपनी आवाज़ कहीं बहुत दूर से आती महसूस हुई। हाँ तो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है। वैसे इसको बोलना पसंद नहीं, ज़्यादा मारता है बस। आपको क्या हुआ? ये अन्नू भाई का दोस्त है। फाइटिंग देखी इसकी। स्कूल में भी ऐसे ही पकड़कर पटक देता है लड़कों को। ये पंच मारता है, मुंह पर दांत तोड़ देता है। जोहित जोश से हाथ के इशारे बनाते हुए चेक चेक कर उसे उस लड़के की खूबियां बता रहा था। वो अब खोई खोई उसकी पुश को तक रही थी जो पार्क के गेट से बाहर निकल रहा था। इनसे स्कूल में सब डरते हैं। एक दफ़ा प्रिंसिपल के बेटे तक की धुलाई कर दी थी। ओहो! क्या मारा था। बाप रे! सर ही फोड़ डाला था। जोहत तो उसका बहुत बड़ा मधा लग रहा था। जोई पर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। वो जो उसे बहुत मासूम बहुत कमज़ोर और दुखी तस्वर कर रही थी, वो तो कुछ और ही निकला था। ऐसा है क्या वैशी सा? वो इसे लहजे में सवाल किया। वो अब यूं ही लंबे लंबे टाक बढ़ता बहुत दूर जा चुका था, निगाहों से ओझल हो रहा था। वैशी सा क्या मतलब? आपा फाइटर कहो फाइटर। पूरे स्कूल में सब भाई बोलते हैं इनको। जोवत ने उसके वैशी कहने पर हल्की से उसकी बहादुरी की मजीद वजाहत दी। क्यों? तो फिर गुंडा है क्या कोई? जोई ने फिर से बन में सुकेड़ कर सवाल किया। अंदाज वही था। सरासिमगी की हालत में जोवित की हमकदम उसका हाथ थामे इमारत के सीने चढ़ रही थी। अरे नहीं तो गुंडा क्यों, चैंपियन है। जोवत ने हाथ चलाते हुए फिर से जोश में जवाब दिया और फिर बेहासा वो जोवत से वो सवाल पूछ बैठी थी जो शायद दिमाग ने परख कर जुबान तक नहीं पहुंचाया था। मुस्लिम है क्या? सांस अटकी, पल थमा, कान समात के लिए खड़े हुए। हाँ मुसलमान है। ना जाने क्यों पर जोवित के जवाब पर दिल बुझ गया, ऐसे जैसे कोई फांस अटक जाए सीने में और बहुत सा महसूस हो। हालांकि उसे पहले से अंदाजा था कि वो मुस्लिम ही है, मगर फिर भी ना जाने क्यों इस पल दिल ने बेताबी से एक ख्वाहिश की थी, काश वो मुस्लिम ना हो। जोवत फ्लैट का दरवाज़ा खोल चुका था और अंदर भी जा चुका था, जबकि वो पूछे दिल के साथ कदम उठाती अंदर आई। मरीम कुछ पूछ रही थी, उससे वो हाल ही उससे वहां से गुजर गई। जोहत की फिर से क्लास हो रही थी, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यूं ही एक ट्रांस की कैफियत में वॉशरूम में घुस गई। वॉश बेसिन का नल चलाए, मुंह पर छपाक छपाक पानी के छींटे मारे, मगर वो फिर भी पास से गुजर रहा था, बार बार पास से गुजर रहा था। उसे रगड़ रगड़ कर अपना चेहरा धो डाला, आंखें खोलकर उसमें पानी के चपेटे मारे, मगर वो फिर भी पास से गुजर रहा था। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? वो खौफ से सामने लगे शीशे में खुद को देख रही थी। गहरी रंगत, आम से नकोश, चेहरे पर अनगिनत महासे और उनके दाग, घुंघराले बेरौनक बाल। हाँ, तो उसका यूं बेनियाजी से गुजर जाना बनता था। मुझ में ऐसा है भी क्या? वो क्यों पहचानता कि मैंने उसको एक दफ़ा अन्नू के घर न होने का बताया था, एक दफ़ा सीढ़ियों पर टकराए थे। दुपट्टे के पल्लू से चेहरा खुश किया और बाहर आई। जोवत को अब माँ से मार पड़ रही थी।
वो बेदिल सी वहाँ से गुजरती बेलकोनी की तरफ बढ़ गई। कब से सुनैना की हाँक थी जिसे वो अनसुना कर चुकी थी। कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बारी है आज चाय की। शंघाई सिटी होटल की शानदार इमारत का आलीशान कमरा, कमरा क्या, हॉल कहीं तो भी गलत नहीं। बेशकीमत फर्नीचर, शीशे की तरह चमकता फर्श और दीवारें कमरे के हुस्न को बढ़ा रही थीं। हार्वी प्रोडक्शन ने अपने तमाम अमले को शंघाई में शूटिंग के दौरान उसी होटल में रिहाइश दी थी। दोरान और कार्ला का कमरा लग्जरी रूम्स में आता था। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और आज दिन की शूटिंग के बाद वो कुछ देर पहले ही वापस होटल आए थे। अनिल कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा था। वो रात को सोने के लिए बस अलग कमरे में जाता था। उसके बिल्कुल बराबर में दोरान पिछले 2 घंटों से बन में इकट्ठी किए लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए पता नहीं किस खोज में मगन था। शूटिंग से वापस आते ही वो ढीले से ट्राउज़र और हल्की-फुल्की सी टी-शर्ट को ज़िप बंद कर चुका था। अब वो लैपटॉप को गोद में रखे बैठा, थोड़ी-थोड़ी देर बाद आँखों को सुकड़ कर लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा था और कभी बालों में हाथ फेरकर माथे पर आए बाल पीछे कर रहा था। वाह! मंगोए होटल में डिनर, वहीं वन नाइट स्टे। हार्वी प्रोडक्शन तो कमाल है भाई। अनिल ने हाथ हवा में उठाए और लबों को सताइशी बाहर निकालते हुए तौसीफ़ी कलामात कहे। हार्वी प्रोडक्शन अपनी गोल्डन जुबली पर एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम कर रही थी। चूंकि वो अभी अपने मेगा प्रोजेक्ट की शूटिंग पर थे, इसलिए उन्होंने ये पार्टी भी शंघाई के सबसे महंगे तरीन होटल में रखी थी। और ना सिर्फ ये था, बल्कि पूरे अमले को वहाँ एक रात की रिहाइश भी देने जा रहे थे। अनिल तो हार्वी प्रोडक्शन के इतने बड़े पैमाने पर किए जाने वाले एहतमाम पर खुशगवार हैरत जाहिर कर रहा था, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स दुरान माथे पर बल डाले लैपटॉप पर पता नहीं क्या करने में मसरूफ था। अनिल जो मशरूब से लुफ्तंदोज़ होते हुए हार्वी प्रोडक्शन की शान में कसीदे पढ़ रहा था, अचानक उसे दौरान के अंदाज में खटका हुआ। एकदम से चेहरे पर संजीदगी ऊद आई और खिसक कर आगे हुआ, गर्दन मोड़े तशवीश से उसे घूरा, जो अब दोनों हाथों को आपस में मिलाए अपने लबों पर रखे स्क्रीन को घूरते हुए किसी गहरी सोच में गर्क था। क्या सोचे जा रहा है? सब ठीक है ना? क्या हार्वी की सोच? अनिल ने सवालिया निगाहें उस पर गाड़े अपनी बात को अधूरा छोड़ा। वो ऐसा बेचैन तभी होता था जब वो किसी की सोच पढ़ लेता था, और अब भी शायद कुछ देर पहले जो वो लोग शूटिंग के बाद हार्वी से मिले थे और दौरान हार्वी को गौर से सिर्फ देखे जा रहा था, वो यही वजह थी। बहुत बुरा फंसाने का सोच रहे हैं। दौरान की आवाज़ गूंजी, मतवासन बेफिक्र लहजा। दौरान ने गहरी सांस ली और लैपटॉप बंद किया, एक तरफ रखा और सिगरेट केस उठाया, जबकि अनिल के हर बार की तरह चक्के छूट गए थे। मतलब क्या रिसर्च कर रहे थे तुम तब से? क्या सोचे बैठे हैं वो लोग? अनिल ने उलझकर सवाल किया। दिमाग साए-साए करने लगा था और 180 की रफ्तार से दौड़ते हुए बहुत से लम्हे ज़हन के पर्दों पर तेज़ी से अवराक की तरह पलटते खाने लगे थे। ये मुझे क्या पता कि क्या करने वाले हैं, पर कुछ बहुत बुरा। तो उड़ान ने लबों में सिगरेट फंसाई, कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। किसके साथ बुरा? अनिल ने अब की बार घूरकर उसकी तरफ देखा। मेरे साथ और किसके साथ? अमेज बिल्डिंग गिराने का सोच रहे हैं, जहाँ तक मुझे शक है। खफीफ सी सजाया मुस्कुराहट सजाए अपना शक जाहिर किया। अनिल की पेशानी पर शिकन मजीद बढ़ गए और चेहरे पर अब गुस्सा था, जबकि वह मुकम्मल तौर पर मुतमिन सिगरेट की कश लगा रहा था। हार्वी प्रोडक्शन की गोल्डन जुबली की तारीख पार्टी की तारीख से बहुत दूर है। फिर क्या वजह है कि वो ये पार्टी इतनी जल्दी यहाँ चाइना में मेरी ही फिल्म के दौरान रख रहे हैं? ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। वसक से कहा गया। ओह, आई सी। मैं भी कहूँ कि वाह, हार्वी तो बड़ा लग्जरी एहतमाम कर रहा है। और दारों को स्पेशल प्रोटोकॉल, क्या बात है। अनिल ने पुरसोच लहजे में कहते हुए थोड़ी सहलाई। ठीक है, हम नहीं जाएंगे। अनिल ने सर झटक कर फैसला सुनाया और एक झटके से अपनी पुश को सोफे से छोड़ा और कान अगली बात की समात के लिए खड़े किए। जाएंगे। वो इत्मीनान आवाज़ उभरी। अनिल ने लब भींचे, जानता था वो यही करेगा, हर बार की तरह। घूर कर देखा पर वहाँ कोई असर नहीं था। दौरान हर दफा की तरह बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो ये रिस्क है। हमें लेना ही नहीं भाई। ये पाकिस्तान या बेवरी हिल्स नहीं है। हम चाइना में बैठे हैं। अनिल ने सख्त और दो टोक लहजे में मना किया। ये पाकिस्तान या बेवरी हिल्स नहीं है, पर मैं दौरान ही हूँ। वही दमानत भरा पुरसुकून लहजा। टांग को क्रॉस चकल दी और सिगरेट को एशट्रे के किनारे से टकराया। आंखों में वही सकूत तारी था। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। अनिल ने जिद बांधी। मैं भी जाऊंगा। और तुम अब बस चुप। अनगिश्त उंगली लबों पर टिकाकर ढीठपन का भरपूर मुजाहरा किया। ढीठपन तो उसके रखोपे में कूट कूट कर भरा था। यार दौरान, पता नहीं क्या गेम करने वाले होंगे वो लोग।
अनिल ने झुंझुलाए अंदाज में कहा। यही तो देखना है कि क्या गेम करने वाले हैं वो लोग। भला की दिलचस्पी थी। वो अब खिलाड़ी हो चुका था इस चीज़ के साथ। सोच पड़ना और फिर उसे परखना कि वो कहाँ तक सच्चा था। उसकी आंखों की पुतलियां अब सुकड़ रही थीं। एक गहरी निगाह अनिल पर डाली, जो परेशान हाल पेशानी को सहला रहा था। अब तुम ये सोचना बंद करो कि तुम किस तरह मुझे वहां से आने से रोक सकोगे। कहका था, एक जानदार कहका, मगर खोखला कहका, बेरौनक, बोझिल कहका। अनिल ने चौंक कर देखा। आज कितने अरसे बाद वो कहका लगा रहा था। अनिल अब मुंह में उचकाए उसे हल्के से घूर रहा था। उसके कहके में कितने शिकवे छुपे थे ये सिर्फ वो जानता था। दुरान का और उसका साथ आज का नहीं था। पूरी दुनिया में एक वाहिद वो था जो जानता था वो मामूली नहीं है। वो बहुत खास है, बहुत। निगाह उठाए उसकी तरफ देखा, जो अब ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले सामने पूरी दीवार में नस खिड़की की तरफ जा रहा था। सामने हैंगपू में रोशन कश्तियाँ उसके सारे इत्मीनान जैसी चल रही थीं, लेकिन अंदर कैसा तूफान चल रहा था वो जानता था, या उसके पीछे बैठा उसकी परछाई जैसा दोस्त।